आज हम पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में रहने वाली मसाई जाति के बारे में अर्थात प्रारंभिक जन्म मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। मसाई लोग मुख्य रूप से पशुचारक लोग हैं, पशुचारक समाज है। ये लोग भूमध्य सागरीय और निग्रिटो जातियों के मिश्रण है तथा पूर्वी अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक विशिष्ट चौपायापालक माने जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है उसमें आंतरिक पठारी क्षेत्र, कीनिया, उत्तरी तंजानिया और युगांडा में ये लोग निवास करते हैं। इनकी चमड़ी का रंग काला है तथा ये इस क्षेत्र में जो निग्रो लोग निवास करते हैं उन निग्रो लोगों से भिन्न है। मसाई लोग नील नदी के ऊपरी दलदली घास के मैदानों में निवास करते हैं। जब हम मसाई लोगों की नरजातीय विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो ये मसाई लोग दिखने में लंबे, छर्रे तथा इनके अंग की अस्थियाँ छोटी होती है। पैर और हाथ संकुचित और उंगलियाँ लंबी होती है। इनकी चमड़ी का रंग हल्का भूरे से गहरे भूरे रंग के बीच भिन्नता लिए होता है। सिर ऊंचा और संकड़ा, चेहरा पतला और इनमें से अनेक के नाक नक्श तीखे होते हैं। नाक पतली होती है। निग्रो लोगों की तुलना में मसाई लोगों के होंठ कम मोटे होते हैं। मसाई जनजाति में पुरुषों के चेहरे पर बाल कम होते हैं किंतु सिर पर बाल लंबे होते हैं। निग्रो लोगों की तुलना में मसाई के बाल कम मरोड़ और कम घुंघराले होते हैं। मसाई जाति की युवतियाँ और अधिक आयु के पुरुष सिर के निकट से बाल कटवाते हैं। ये थी इनकी नरजातीय विशेषताएं। नरजातीय विशेषताओं के बाद में हम आते हैं कि कौन से प्रदेश में ये लोग रहते हैं, इनके निवास स्थान कौन सा क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक दशाएं क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनकी संस्कृति क्या है, उपकरण कैसे इस्तेमाल करते हैं युद्ध भोजन बनाने के लिए, पशुचारण में इत्यादि, वस्त्र क्या पहनते हैं, इनका सामाजिक संगठन कैसा होता है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। जब हम इनकी टेरिटरी की बात करें अर्थात कौन से क्षेत्र में ये निवास करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील के पूर्व में भूमध्य रेखीय पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका निवास क्षेत्र उत्तर से दक्षिणी की ओर लगभग 800 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 550 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस लंबे उच्च प्रदेश में उत्तर से दक्षिणी की ओर जो अफ्रीका की महान रिफ्ट वैली है वो गुजरती है, जिसका विस्तार अर्थात जो अफ्रीका की महान रिफ्ट वैली है उसका विस्तार उत्तर में जॉर्डन से दक्षिण में न्यासा झील तक विस्तृत है। भूगर्भिक दृष्टि से हम देखें तो यह अनेक ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा इन पठारी भागों पर लावा का जमाव हुआ है। इन ज्वालामुखी पर्वतों में मुख्य रूप से किलिमंजारो, माउंट मेरू और माउंट कीनिया मुख्य है। दरारी घाटी का तल कई स्थानों पर ऊंचा नीचा है और जिसमें कई झील बेसिन बन गए। भौगोलिक दशाएं। मसाई क्षेत्र का विस्तार 1 डिग्री उत्तर से लगभग 6 डिग्री दक्षिण तक अर्थात विषुवत रेखा के दोनों ओर है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दरारी घाटी का समस्त क्षेत्र जो इस भाग के अंतर्गत आता है तथा पठार का विस्तृत भाग सम्मिलित किया जाता है। मसाई प्रदेश की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ की जलवायु इस भाग के पश्चिम में स्थित तटीय भूमि और निचली घाटियों और कोंगो बेसिन के मैदानी भागों की जलवायु की अपेक्षा अधिक ठंडी और मध्यम है। मसाई निवास क्षेत्र विषुवतरेखीय क्षेत्र में स्थित है परंतु अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ का तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। महीनों तक इस तापमान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। यहाँ पर दिन भर सूर्य का प्रकाश मिलता है तथा रात्रि ठंडी होती है। इस क्षेत्र में वर्षा के वार्षिक औसत में बहुत कम अंतर मिलता है। वर्षा सामान्यिक प्रकार की होती है तथा कभी भी ये 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। कम ऊंचाई वाले भागों में 75 सेंटीमीटर तक वर्षा अंकित की जाती है। अधिकतम वर्षा अप्रैल और मई के महीनों में होती है। हिंद महासागर की ओर से प्रभावशाली मानसूनी हवाएं भीतरी भाग की ओर चलती हैं। इस भाग में जून से सितंबर तक का समय अत्यधिक सूखा का होता है, विशेषकर उन भागों में जो कि समुद्र तल से 4000 फीट से नीचे हैं।
इस प्रकार की प्रचलित भूजलवायु दशाओं में मसाई क्षेत्र की जलवायु को उष्णकटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत रखते हैं। कम वर्षा वाले भागों में घास केवल कुछ फीट की ऊंचाई तक ही बढ़ती है। उन क्षेत्रों में जहां अनुकूल जलवायु मिलती है वहां घास का पूरा आवरण देखने को मिलता है। अन्य स्थानों पर घास के गुच्छ मिलते हैं जो एक दूसरे से भूमि के नगन छोटे छोटे टुकड़ों से अलग उगे रहते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बबूल के वृक्ष मिलते हैं। लंबे शुष्क दिनों में घास सूख जाती है, धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है, वृक्ष की पत्तियां गिर जाती है। जनवरी महीने में वर्षा होने से नवीन पौधे उगने लगते हैं जहां दशाएं अधिक अनुकूल होती है और भूमिगत जल जिन क्षेत्रों में उपलब्ध होता है, जैसे दरारी घाटी के सीमांत के ऊपर कम ऊंचाई वाले भागों में कंटीली झाड़ियाँ और वृक्ष पास पास पाए जाते हैं। 10 से 20 फीट ऊंचे वृक्षों और कंटीली झाड़ियों के वन अवैध हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 75% से अधिक वर्षा होती है वहाँ सवाना प्रकार की बड़ी घास मिलती है, जिसके बीच बीच में लंबे बबूल के वृक्ष भी उग जाते हैं। सवाना घास 1 मीटर से अधिक ऊंचाई की होती है तथा सपाट शीर्ष वाले बबूल लगभग 12 मीटर की ऊंचाई के होते हैं। शुष्क ऋतु में ये सवाना घास सूख जाती है, फिर भी इसे पशुओं को कई बार खिलाया जाता है। कई बार इस घास को जला दिया जाता है जिससे कि आने वाली ऋतु में अच्छी घास उग सके। अधिक ऊंचाई वाले भागों में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है और पर्वतीय घास के चरागाह इन इलाकों में स्थायी होते हैं। घास लगभग 2 मीटर ऊंची होती है जो शीतोष्ण घास के मैदानों की घास से मेल खाती है। मसाई लोग शुष्क मौसम में ऊंचे चरागाहों की ओर चले जाते हैं और वर्षा की ऋतु में नीचे के चरागाहों में उतर आते हैं, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं पशुचारण के लिए। पशुधन मसाई अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुधन है। ये उन्हें दूध और रक्त के रूप में भोजन और वधूमल्य के रूप में संपत्ति प्रदान करते हैं। मसाई लोग बहुत संख्या में भेड़ और कुछ गधे और बकरी भी पालते हैं। इनके सामाजिक और आर्थिक महत्व की तुलना में मवेशियों से नहीं की जा सकती। दोनों ही भेड़ और चौपाई, मांस और रक्त जो मसाई लोगों का भोजन है उनके लिए मुख्य उपयोगी है। दूध निकालने का कार्य मुख्य रूप से स्त्री द्वारा किया जाता है और केवल दुग्ध उत्पाद जैसे मलाई और मक्खनी कुछ मात्रा में उपयोग ली जाती है। मसाई लोग पनीर से अनभिज्ञ हैं। पशुचारण मसाई आर्थिक क्रिया में पशुचारण महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है और ये एक सांस्कृतिक कार्यकलाप भी है। ये लोग पशु केवल इसलिए नहीं पालते कि इन्हें बेचा जा सके अथवा इनका उपयोग किया जा सके, अपितु धार्मिक अनुष्ठानों तथा जादू टोने के उत्सवों पर इनकी बलि भी दी जाती है। इनकी संख्या चाहे कितनी भी अलाभकारी क्यों न हो, उनके साथियों के बीच ये उसे महत्व और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। मसाई जाति में किसी भी घरेलू पशु की हत्या नहीं की जाती। यदि उनको किसी पशु का वध करना पड़े तो ये कार्य अपने पड़ोसी द्वारा करवाते हैं, किंतु जहाँ तक गाय का संबंध है, गाय का वध नहीं किसी भी सूरत में नहीं किया जाता। और जब कभी गाय की स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उसका मांस खाया जाता है। पशुचारण के अतिरिक्त मसाई जाति का दूसरा मुख्य व्यवसाय युद्ध है। व्यावहारिक रूप से 16 से 20 वर्ष की आयु के सभी युवा पुरुषों को योद्धा के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पड़ोसियों के जो अनुमानिक छापे होते हैं उनसे उनकी पशुओं की रक्षा करना होता है। उपकरण और शस्त्र मसाई लोग जाति के लोग मुख्य रूप से लोहे के शस्त्र जैसे लंबे फलक वाला भाला, पत्ती के आकार की तलवार तथा बाण का उपयोग करते हैं। लोहा गलाकर डालने की आवश्यकता ने लोहा गलाने वाले लोहारों की जाति को जन्म दिया जो स्वयं मसाई जाति के होते हैं। सजातीय विवाह होते हैं। विवाह और संपत्ति के उत्तराधिकार पर जाति सदस्यता द्वारा नियमित किया जाता है जो कि पितृसत्तात्मक और बहुविवाह होते हैं। मसाई जाति में एक विवाह प्रथा का प्रचलन है, किंतु बहुविवाह की अनुमति भी दी जाती है। प्रत्येक जो मसाई परिवार होता है उस मसाई परिवार की मुख्य संपत्ति चौपाए होते हैं। मवेशी मिश्रित प्रकार के पाले जाते हैं क्योंकि पड़ोसियों द्वारा लूट मार के छापों के परिणाम स्वरूप पूरी अफ्रीका के मसाई क्राल में प्रत्येक प्रकार का पशु पालते हैं, किंतु सभी पशु कुब्बड़ वाले होते हैं। कुब्बड़ वाली गाय प्रतिदिन लगभग 2.5 किलो दूध देती है। गायों का दोहन स्त्री द्वारा सूर्योदय पूर्व किया जाता है। इसके बाद बालकों और पुरुषों द्वारा
पशुओं को चारागाह की ओर ले जाते हैं और पुनः संध्या को जब वे लौटते हैं तो उनका दोहन किया जाता है। दूध के जो बर्तन होते हैं उनको काम में लेने से पूर्व मसाई महिलाएं गौमूत्र से उनको धोती है और दूध दुहा जाता है। नए नर बछड़ों का मांस और खाल के लिए वध किया जाता है, जिसका उपयोग भुगतान, उपहार और दावतों के लिए किया जाता है। वांडोराबो एक जाति विशेष है जो पशुओं के वध के लिए नियोजित की जाती है, क्योंकि कोई भी जो मसाई है वो अपने घरेलू पशुओं का वध नहीं करना चाहते और गायों का वध नहीं करते। भोजन। मसाई जाति का भोजन मुख्य रूप से दूध पशुओं से प्राप्त होता है और उसमें दूध या तो ताज़ा अथवा उसे इकट्ठा करके उपयोग में लिया जाता है। जो बीमार लोग होते हैं उन्हें दूध उबाल कर दिया जाता है। बड़े तुंबे में दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, किंतु पनीर बनाना नहीं आता। दूसरा, इनके दूध के साथ बेल का रक्त भोजन का मुख्य अंश होता है। बेलों का रक्त निकालने के लिए उनकी गर्दन को चमड़े के फीते से कसकर बांधते हैं, जिससे कि गर्दन की नसें फूल जाती है और फूली हुई नस को चौड़े और आड़े फलक वाले विशेष तीर की सहायता से छेद कर रक्त निकाला जाता है और रक्त को एकत्रित कर या तो उसे ताज़ा अथवा दूध के साथ मिश्रित कर पिया जाता है। मवेशियों के समान ही ये लोग भेड़ पालते हैं। भेड़ का दूध, रक्त और मांस मानव उपयोग में आता है। गधों का उपयोग बोझा ढोने वाले पशु के रूप में करते हैं। विशेष अवसर और जन समारोहों पर पशुओं का वध किया जाता है, परंतु ये लोग शिविर में मांस नहीं खाते। मांस पकाकर अलग स्थान पर परोसते हैं। मांस और दूध का ये लोग एक दिन सेवन नहीं करते, अर्थात भोजन निषेध की प्रथा का पालन करते हैं। जिस दिन मांस खाते हैं उस दिन दूध नहीं पीते और जिस दिन दूध पीते हैं उस दिन मांस नहीं खाते, और न ही दूध और मांस को मिलाकर खाया जाता। इस नियम के उल्लंघन से ऐसा विश्वास किया जाता है कि पशु में भयंकर बीमारी आ सकती है। ज्वार, बाजरा और मक्का मसाई जाति का मुख्य खाद्यान्न है। जड़ वाली फसलें और केला पुरुषों द्वारा तुच्छ माने जाते हैं, किंतु स्त्रियां और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। खाद्यान्न और वानस्पतिक भोज्य पदार्थ पशुओं की खाल तथा पशुओं के बदले घुमक्कड़ निगरों व्यापारियों से ये लोग प्राप्त करते हैं। इन खाद्यान्नों और वानस्पतिक भोज्य पदार्थों को उबालकर दूध अथवा मक्खन के साथ मिलाकर खाते हैं। अनेक प्रकार के जंगली पशुओं और पक्षियों का ये लोग शिकार भी करते हैं। उनकी सींग, खाल और परों के बदले में वस्तु विनिमय द्वारा अन्य चीज़ें प्राप्त करते हैं, परंतु इनका मांस कभी नहीं खाते। जंगली शहद ताज़ा ही खाया जाता है, अतः उससे संधान, बियर, शराब बनाई जाती है, जो इनका प्रिय पेय पदार्थ है। आगे की क्लास में हम इनके वस्त्र, सामाजिक संगठन इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।